आम बजट आ गया, इसके साथ ही इसका आकलन भी शुरू हो गया है। व्यापारी से लेकर आम आदमी तक सभी बजट का आकलन कर रहे हैं कि उनको इस बजट में क्या मिला और क्या मिलने से रह गया। सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बजट को पूरी तरह पूंजीपति और कॉरपोरेट जगत का बजट बताकर खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, मध्यम वर्ग और किसानों को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही अपने उद्बोधन में, बजट पूर्व जो उद्बोधन दिया था, तब उन्होंने कहा था कि आम उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी, जीएसटी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इनकम टैक्स में लोगों को लगभग राहत मिलेगी। आप देख रहे हैं इनकम टैक्स में क्या दिया गया है। पेंशनर्स जो 75 ईयर्स से ज़्यादा के उम्र वाले हैं, उसके बारे में कहा गया है कि उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आंकड़े तो बताएं कि वो उनकी संख्या है कितनी। आम किसानों के लिए आपने क्या कुछ किया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए इस बजट में छत्तीसगढ़ को काफी कुछ मिलना बताया। उन्होंने कहा कि 35,219 करोड़ का प्रावधान शेड्यूल कास्ट के स्कॉलरशिप, आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए है, स्वास्थ्य के लिए भी बजट है, प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा जैसी खूबियां बताते हुए उन्होंने बजट की सराहना की है। 4,378 नगरीय निकाय को पानी मिलेगा। आज 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में चल रहा है। स्वास्थ्य के लिए जब 2.86 करोड़ का प्रावधान हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है, 35,000 कोविड के लिए किया गया है, R&D फैसिलिटी बढ़ाने के लिए किया गया है, तो इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को मिलेगा। और उसके साथ ही साथ जब पूंजीगत व्यय में 34.5% व्यय होता है, तो इसका शेयर जब 41% शेयर हमको मिलता है, तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी बढ़ेगा और वो छत्तीसगढ़ के लिए लाभ रहेगा। एग्रीकल्चर में ज़्यादा खर्च हो, इसके लिए सेस भी लगाया जा रहा है कुछ सामानों के ऊपर में। लगभग 1,000 मंडियों को ई मंडियां बनाने के लिए घोषणा की गई है। साथ में कृषि उत्पाद के निर्माण में 22 जिन्स को और शामिल किया गया है। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो बजट है, ये किसानों को फोकस कर ये बजट लाया गया है। उधर इस बजट को लेकर आम आदमी और व्यापारियों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। स्टार्टअप वालों के भी जो छूट की लिमिट 1 साल बढ़ा है, इससे बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बजट संतुलित है। अब हर आदमी ये सोचता है कि इनकम टैक्स में राहत मिलना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार वैसे भी पिछले साल ही 2.5 लाख से 5 लाख रुपए कर दी थी, कि 2.5 लाख रुपए डायरेक्ट और 5 लाख रुपए इनडायरेक्ट। तो अब सरकार 5 लाख रुपए तक की छूट बहुत है और व्यापार उद्योग जगत इसका स्वागत करता है। पेट्रोल डीजल में महंगा है, उसको सस्ता करे भाई। पब्लिक एक बिखर जा रहा है। हाँ, सस्ता होना चाहिए तो ज़रूरी है। क्या पहले 60-65 था, कहाँ 90 रुपये पहुँच गया। 90 बहुत बड़ा पड़ता है। 90 ऐसे समझो कि 100 को टच करता है। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में कहीं खुशी कहीं गम है। बीजेपी जहां इससे बेहद खुश है, तो कांग्रेसी नेता बेहद निराश। आम आदमी में बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन कोरोना काल में वैक्सीनेशन को लेकर बजट में बड़े प्रावधान पर लोगों की तरफ से सकारात्मक बयान सामने आ रहे हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। केंद्रीय बजट आज आ गया है। इसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई जगहों पर छूट दी गई है, कई जगहों पर नए सेस भी लगाए गए हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है, यहाँ पर विशेषज्ञों का, कि खास बात यह है कि इसमें कोई नया कर नहीं जोड़ा गया, लेकिन पेट्रोल डीजल को लेकर जो सेस लगाए गए उसको लेकर भी चिंता है। कांग्रेस का कहना है कि मध्यम वर्ग और किसानों के लिए कुछ नहीं रहा। पेंशनरों को जो लाभ देने की बात कही गई, वो भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आंकड़े कितने हैं। तो भाजपा ने छत्तीसगढ़ को काफी कुछ मिलना बताया। चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार केंद्रीय बजट से जो भी घोषणाएं हुई हैं, छत्तीसगढ़ को क्या कुछ मिलने वाला है। चर्चा उसी पे करेंगे। विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। अमित चिमनानी जी, भाजपा से, बहुत स्वागत है आपका। और धर्मेंद्र जी हैं, एक्सपर्ट के तौर पे। सुरेंद्र वर्मा जी, केंद्रीय बजट आया है, आप लोगों ने निराशाजनक बताया है। छत्तीसगढ़ के अगर एंगल से मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ के लिहाज से आपको क्या निराशा उसमें नजर आ रही है? अभिषेक जी, देखिए, जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने बार बार अपनी योजनाओं को अंडरलाइन करते हुए बार बार जिनका जिक्र किया, वो योजनाएं छत्तीसगढ़ में संचालित ही नहीं है।
लगातार उन्होंने कहा श्रमिक कल्याण रोजगार योजना जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनके कल्याण के लिए है, छत्तीसगढ़ उसमें शामिल नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड का जो दूसरा चरण भी चालू हो गया है, छत्तीसगढ़ को उसमें लगातार मांग करने के बावजूद उसमें शामिल नहीं किया गया है। जिस सुपोषण योजना 2.0 की ये बात कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि विगत 2 साल में भूपेश बघेल सरकार की ये उपलब्धि है कि जो कुपोषण, जो एनीमिया और मलेरिया से होने वाली जो मौतें थी उस पर प्रभावी नियंत्रण हमने लगाया है और पूरे देश के सामने अनेकों प्रतिमान स्थापित किए हैं, अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जिस प्रकार से लोगों को उम्मीद थी, आज रोजगार छीने गए हैं, लोगों के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में मनरेगा का बजट बढ़ना था, वनोपजों की प्रोसेसिंग जो छत्तीसगढ़ ने आदर्श प्रस्तुत किया है, 52 वनोपजों की खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है। हमारे यहाँ 42% वनांचल है और 38% आबादी जो ड्राइव है। तो लगातार प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार की हम अगर बात करें आज के बजट में, तो बहुत सारी उम्मीदें थी। जिस प्रकार से लगातार ठगा जा रहा है अभिषेक जी, आज भी देखिए कृषि में जो C2 फार्मूला है, लागत पर 50% लाभ देकर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करना, जो भारतीय जनता पार्टी के 2014 के घोषणा पत्र में भी था, 19 के घोषणा पत्र में भी था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जब एफिडेविट दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसमें यह कहा गया स्पष्ट रूप से कि यह संभव नहीं है। दूसरी तरफ जब जब मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े नेता इस बात का दावा करते हैं कि हम लागू कर चुके हैं। आज बजट में वही जिक्र फिर से हुआ। तो इस प्रकार से लगातार ठगे जाने से विश्वसनीयता खत्म होती है। हमने 20 लाख करोड़ के जुमला पैकेज में भी देखा कि किस प्रकार से जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनके किराए के 85% वहन करने के नाम पर छूट बोला गया। तो हमारा निवेदन यही है। जी, चिमनानी जी से भी मैं वर्जन ले लेता हूँ। चिमनानी जी, आप लोगों ने कहा छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ मिला है, आपके दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को इस बजट से क्या फायदे मिलने वाला है? सुरेंद्र वर्मा जी ने बहुत सारे नुकसान बताए, बहुत सारी योजनाओं में छत्तीसगढ़ शामिल ही नहीं है। देखिए, मैं सीधा बजट पे आना चाह रहा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसका जवाब देना जरूरी होता है। ये वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है जो ये पूछ रही है कि बजट से क्या मिला छत्तीसगढ़ को। अरे जो पुरानी स्कीम्स आपको हम देते हैं वो तो आप वापस भेज देते हैं। 5 लाख आवास हमने दिए थे कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आप घर बनाने दीजिए, वो सड़क पर सोते हैं, आपने क्या किया? वापस भेज दिया। आयुष्मान भारत आपको दिया था हमने, आपने क्या कहा? ये अच्छी योजना नहीं है, उसको आपने वापस भेज दिया। केंद्र की योजनाएं आप छत्तीसगढ़ में लागू ही नहीं होने देते। ऐसी और लंबी फेयरिस्ट है, लेकिन मैं आज सब्जेक्ट तक ही बात करना चाहता हूं, फिर कभी डिबेट में बताऊंगा कि केंद्र की बहुत सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ राजनीति के तहत लागू ही नहीं करता। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुरेंद्र वर्मा जी ने कही, बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं, शायद इस चीज की जानकारी नहीं होगी, मैं अपडेट कर रहा हूं। वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए छत्तीसगढ़ में एप्लीकेबिलिटी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने टेंडर भी निकाला था, लेकिन टेंडर के 5 बजे टेंडर की रिक्वायरमेंट पूरी होनी थी और 2 बजे इन्होंने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी, क्योंकि इनको अपने आदमी को टेंडर देना था। आखिरकार टेंडर में 2 बिडर ही बचे थे। उसके बाद लंबी लड़ाई के बाद उस टेंडर को रद्द किया गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड वाले को। तो ये लागू है छत्तीसगढ़ में। आप उसमें भ्रष्टाचार करना चाह रहे थे, जिसको हमने पकड़ लिया, इसलिए टेंडर रद्द हो गया। नंबर 2 बात ये। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, जितनी भी योजनाएं आज आई हैं, छत्तीसगढ़ इक्विवेलेंट अधिकार रखेगा उसमें। चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो वेलनेस सेंटर बनेंगे हजारों की संख्या में, उसके लिए छत्तीसगढ़ अधिकारी होगा। जो पेयजल के लिए बहुत बड़ा 2,87,000 करोड़ का आवंटन है, उसके लिए छत्तीसगढ़ अधिकारी है। जो ट्राइबल क्षेत्रों में, खास करके आदिवासी इलाकों के लिए, छत्तीसगढ़ तो आदिवासी इलाका है ना, 750 स्कूल खोले जाएंगे, 34,000 करोड़ रुपए उनकी छात्रवृत्ति और शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ उसका अधिकारी है। जो टैक्स प्रपोजल में रिलीफ दी गई है, छत्तीसगढ़ के लोग उसका लाभ लेंगे। सोने चांदी में जो ड्यूटी कम हुई है, उससे छत्तीसगढ़ में भी सस्ता मिलेगा सोना चांदी। एक एक चीज अभिषेक जी जो आज बजट में बताई गई है, उससे छत्तीसगढ़ के लोगों को बराबरी का लाभ मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक निवेदन, बस 10 सेकंड, छत्तीसगढ़ अधिकारी है इसका करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार इन योजनाओं को लागू होने दे, राजनीति ना करे, गांधी परिवार की चरण वंदना ना करे, जनता को लाभ मिलने दे और उल्टा ना पूछे। बिल्कुल इस पर चर्चा मैं करूंगा कि आखिरकार योजनाएं जो है वो लागू हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। धर्मेंद्र जी, केंद्रीय बजट आ गया है, मिली जुली प्रतिक्रिया है,
और कांग्रेस और भाजपा ने जैसा कि उम्मीद थी वैसी प्रतिक्रिया दी है, आम लोगों में भी और एक्सपर्ट में भी मिली जुली प्रतिक्रिया है। आपका क्या आकलन है छत्तीसगढ़ के लिहाज से? अमित चिमनानी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो केंद्र की तमाम योजनाएं जो पूरे देश भर में लागू होनी है, उसका फायदा छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। उसमें उज्ज्वला भी शामिल है, उसमें 100 सैनिक स्कूल भी शामिल है, उसमें एकलव्य विद्यालय भी शामिल है, उसमें जो सोने चांदी के टैक्स में जो दामों में कमी आएगी, टैक्स को रिवाइज किया जाएगा, उसका भी फायदा मिले। तमाम योजनाओं का फायदा मिलेगा, इस पर कहीं कोई संदेह नहीं है। इसको लेकर के कांग्रेस भी कोई सवाल नहीं उठा रही है। सुरेंद्र वर्मा जी ने उन मसलों को नहीं उठाया है। लेकिन यदि देश की कुछ बड़ी रेल परियोजनाओं का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया तो उसमें छत्तीसगढ़ का एक भी नहीं था। एक भी रेल परियोजना छत्तीसगढ़ को देने की चर्चा बजट भाषण में नहीं थी। जिन योजनाओं में जैसे खासतौर पर जिक्र किया गया कि पश्चिम बंगाल को हाईवेज के लिए इतना दिया जा रहा है, असम को इतना दिया जा रहा है, केरल को इतना दिया जा रहा है, टी लेबर्स के लिए जो असम और वेस्ट बंगाल के लिए जिक्र किया गया, उस तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए कोई अलग से कोई योजना नहीं। जब हम बात करते हैं कि राज्य को अतिरिक्त क्या मिला, तब ये सारी बातें आती है। जो सामान्य चीजें मिल रही है उसका तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है कि वो चीजें यहाँ के लोगों को ना मिले, या छत्तीसगढ़ को ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कि यहाँ के लोगों को उससे अलग रखा जाएगा। अमित चिमनानी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तमाम चीजों का लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अलग से क्या मिला, इस सवाल पर न तो एक भी रेल परियोजना है, न एक भी कोई नई योजना है, न जिन 17 मेडिकल संस्थानों का जिक्र किया गया उसमें छत्तीसगढ़ में कितना होगा इसका कहीं कोई जिक्र है। इसलिए कांग्रेस ये कह रही है कि ये छत्तीसगढ़ ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो कांग्रेस का अपना लॉजिक है। किसान मजदूर कल्याण योजना की जो बात हो रही है उसमें छत्तीसगढ़ का अब भी एक भी जिला शामिल नहीं हो पाया। आयुष्मान योजना की बात जो कर रहे हैं, आयुष्मान योजना का फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है, मिलना भी चाहिए, और इसी तरह की जो केंद्र की दूसरी योजना है उसका फायदा यहाँ के लोगों को स्वाभाविक तौर पर मिलेगा। लेकिन अलग से क्या मिला, अतिरिक्त क्या मिला, उसको लेकर के बातचीत यदि होती है तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सुरेंद्र जी, आप जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, चिमनानी जी का कहना है कि योजनाएं आती हैं और आप लोग लौटा देते हैं, तो केंद्र की योजनाओं का फायदा मिलेगा कैसे? देखिए अभिषेक जी, संघीय व्यवस्था है, निश्चित रूप से केंद्र की सारी योजनाओं पे छत्तीसगढ़ की जनता का भी हक है और केंद्र सरकार का दायित्व है। मूल बात नीति और नियत का है। अमित चिमनानी जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और आर्थिक जानकार हैं। उम्मीद करूंगा कि इधर उधर की बात करने के बजाय मुद्दों पर जवाब दें। इस पूरे बजट में जब जहां चुनाव होता है, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वहां जाके घोषणा करती हैं कि यहाँ के नागरिकों को कोरोना का वैक्सीन फ्री मिलेगा। आज बजट का दिन था, बजट में उन्होंने एक बार जिक्र भी किया कि 35,000 करोड़ रुपया जो है उसके लिए रिजर्व रखा जाएगा। लेकिन ऐसे महामारी के दौर में जब इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए तमाम जो श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी कानून पास किए गए, वहां अपनी जिम्मेदारियों से सीधा बचने का प्रयास है। और एक मूल बात, किस प्रकार से अपने फेवर के आंकड़ों को सजाकर परोसा गया है उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। 2019 में नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन का सपना दिखाया गया। प्रत्येक वर्ष रेलवे की बेहतरी के लिए 2,28,000 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही गई। इस बार के बजट में सीधा आधा हो गया। उसके बाद जहां पीठ थपथपाई जा रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जो वास्तविक फिगर से हम तुलना करें, कृषि का जो बजट है, ये जुमले के रूप में कहा तो जाता है कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर रहे हैं, आय दुगुना करेंगे, कैसे होगा उस पर बात नहीं करते। पिछला बजट 1,54,000 करोड़ का था, खर्चा 1,45,000 करोड़ होता है और इस साल आते आते 1,48,000 हो जाता है। तो कटौती साफ दिख रही है। वही स्वास्थ्य की बात करें तो 82,000 करोड़ से सीधा 74,000 करोड़ हो जाता है, 8,000 करोड़ की कटौती। शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति इनके द्वारा लाई गई है, तमाम इंस्टीट्यूशन का प्राइवेटाइजेशन, ये निजीकरण करने का जो है प्रयास है। आज भी हम ये टाइटल देते हैं आत्मनिर्भर बजट का, लेकिन बात करते हैं LIC, जो देश के विश्वसनीयता की पहचान बन चुकी है, उसका निजीकरण। 74% FDI 49% से बढ़ाकर BPCL, शिपिंग कारपोरेशन, IDBI, नीलांचल, तमाम पवन हंस, सभी जो सरकारी उपक्रम है। देखिए अभिषेक जी, सरकारी उपक्रम का इस प्रकार से आंख मूंद कर निजीकरण करना कहीं न कहीं युवाओं के हित के साथ में समझौता है, उनसे धोखा है। सरकारी नौकरी के अवसर उनसे आप छीन रहे हैं। तो सरकारी उपक्रम हमारी मिश्र अर्थव्यवस्था है, केवल निजीकरण के भरोसे
100 कर आप तरक्की की उम्मीद नहीं कर सकते। आंकड़े जो सुरेंद्र वर्मा जी यहाँ पर गिना रहे हैं, इसी को लेकर कांग्रेस का भी कहना था, कृषि मंत्री ने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी ज्यादा है इस बजट में, बहुत सारी चीजें तो गायब हैं, कुछ हिसाब किताब नहीं। देखिए, जितने आंकड़े हैं सब सार्वजनिक हैं और जिस प्रकार से एक्सपेंशन होता है, चीजें खर्च होती हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में रहता है। ये जो आंकड़ों की बाजीगरी की बात कांग्रेस करती है वो शायद उन्हीं को ट्रिक आती होगी, हम तो सब पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं। जो कृषि की बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, हमारी सरकार ने तो ये आंकड़ा बताया है कि जब आपकी सरकार थी तब आप एमएसपी पे 3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करते थे। आज आप ये भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगा, तो हमारी सरकार ने 8 लाख करोड़ का भुगतान कर दिया है। सुरेंद्र जी देखिए, क्या होता है ना, भ्रम कितना भी फैलाया जाए, भ्रम भ्रम रहता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? 8 लाख करोड़ रुपया भुगतान हुआ है, सच्चाई है। मैं पूरी कर लूं प्लीज, हाँ, मुझे बोलने दीजिएगा। 1,72,000 करोड़ रुपए का सिर्फ धान पर एमएसपी दे रही है हमारी सरकार। 75,000 करोड़ रुपए का सिर्फ गेहूं पे एमएसपी दे रही है। 1,000 करोड़ का कपास के लिए आया है प्रावधान। ये सब पेमेंट चल रहे हैं सर पब्लिक डोमेन में, एक भी रुपए की इसमें फेरबदल नहीं है। और एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूं, मुझे समय दीजिएगा। माननीय सुरेंद्र जी ने कहा कि कुछ एक बजट कम हो गए। हाँ भाई, कम हो गए, हम तो मान रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कोरोना ने पूरे विश्व को तबाह किया है, लोगों की सेहत के साथ अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाला है। जीडीपी 7.7% माइनस है सर। तो ऐसे में अगर 8,000 करोड़ किसी का बजट कम हो रहा है तो ये तो देश हित में है ना। इसका तो छत्तीसगढ़ में भी आप पालन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो आपने 50% कम कर दिया, तो हमने तो 82,000 में 74,000 करोड़ किया और हम बता रहे हैं। और उसके अलावा एक बहुत ही गंभीर बात बताऊं, गवर्नमेंट जब जब स्पेंडिंग बढ़ाती है, अभिषेक जी, ये सारे अर्थशास्त्री भी कहेंगे, तब तक देश की जनता का कंजम्पशन पावर बढ़ता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, निवेश बढ़ते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, 55 साल ये लोग रहे, 70 साल में 2014 तक बजट का आकार था 16 लाख करोड़ रुपए। जी जी बिल्कुल, 16 लाख करोड़ रुपए। और आज 2021 चलते चलते हमारी सरकार ने 6 साल में उस बजट के आकार को 2 गुना से ज्यादा कर दिया है। आज हम लोग 34.5 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग करने जा रहे हैं सर। पब्लिक डोमेन में है, आंकड़े की बाजीगरी नहीं है। तो हम तो आप जो कर रहे थे उससे डबल पर पहुंच चुके हैं 6 साल में। और आप प्रश्न पूछिए, मैं जवाब देता हूं, लेकिन मेरा निवेदन है, हम जो प्रश्न पूछते हैं वो आप जवाब नहीं देते हैं। आप बताइए ना, क्यों आप जवाब देना चाह रहे थे इसमें कुछ चिमनानी जी को। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बहस चल रही, बताएं। अभिषेक जी, ये जो अर्थनीति है मोदी सरकार की, इनको एक बड़ा बहाना मिल गया है कोरोना संक्रमण का। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मैं अभी महामारी के वक्त की तो बात नहीं करूंगा। महामारी से पहले की बात करें तो जो 2019 में ही जो हंगर रेटिंग है, हंगर इंडेक्स है, उसमें 9 पॉइंट नीचे भारत पहुंचा दिया गया था। IMR का जो जीडीपी का जो है, मूडीज का भी, वर्ल्ड बैंक का भी और आरबीआई ने भी इस पर आपत्ति ली थी। कंपटीशन इंडेक्स जो है वो 10% नीचे हम 2019 में कोरोना का समय से पहले ही आ चुके थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा -12.1% कोरोना आने के पहले पहुंचा दिया गया था। कोर सेक्टर में 0.5% का नकारात्मक जो निगेटिव ग्रोथ है वो 5 सेक्टर, मैं आप कहें तो मैं बता भी दूं, कोल 8.6% माइनस में चला गया था, नेचुरल गैस 3.9%, सीमेंट 4.9% माइनस में था और इलेक्ट्रिसिटी 2.9%। ये सारे आंकड़े जो हैं ये कोरोना के पहले हैं। और एक चीज और मैं बहुत महत्वपूर्ण बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, इनका अर्थशास्त्र ये समझिए, मैं तो ये कहता हूं कि अमित चिमनानी जी बहुत विद्वान हैं, इनसे सलाह लेना चाहिए और इनके सुझाव का पूरा सम्मान होना चाहिए। रविशंकर जी क्या कहते हैं कि मूवी की टिकट बिक रही है इसलिए अर्थव्यवस्था अच्छी है। माननीय वित्त मंत्री जी कहती है ओला और उबर के कारण से ऑटोमोबाइल में जो मंदी है। और उसके साथ साथ माननीय वित्त मंत्री जी के जो पतिदेव जी हैं, हस्बैंड हैं, परकला प्रभाकर जी का एक बयान आया था पिछले साल, आपको भी याद होगा। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि ना मोदी सरकार की कोई आर्थिक सोच है, ना फ्रेमवर्क। इनको मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव सरकार के समय जो आर्थिक नीतियां तय की गई थी उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को जो आईना दिखाए वही इनके नजर में दोषी होता है। तो निश्चित रूप से चिमनानी जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा इनके जवाब में, आप कुछ बोलना चाहें? मनमोहन सिंह से हमको सीखना चाहिए कहते हैं, फिर अगर मनमोहन सिंह ने जो किया हम करते हैं तो उसकी आलोचना करते हैं। विनिवेश किसने किया था सुरेंद्र जी? मनमोहन सिंह ने तो शुरू किया था ना, तो फिर आप आलोचना क्यों कर रहे हैं? आपकी बात तो हम मान रहे हैं ना, तो मत कीजिए आलोचना। दूसरी बात आपने कही कि किसका पति क्या कहता है। मैं कहता हूं, देखिए, राजनीति से ऊपर उठ के एक ब्रॉडर सेंस में हम बजट की समीक्षा करने बैठे हैं।
सारे आंकड़े आपके पास हैं, कोरोना से पहले के आंकड़े आपने दे दिए हैं और सबके पीछे था लगाया, ये अच्छी बात है क्योंकि अब आंकड़े सुधर गए हैं। एक अच्छी बात आपको बताऊं, आपने इतनी चीजें बता दी, IMF जो एक बहुत बड़ी विश्वसनीय एजेंसी है, उसने क्या कहा है आपको मालूम होगा कि आने वाले वर्ष में भारत की GDP 11.5% रहेगी। सर आप कोट कर रहे हैं अपने फेवर की चीजें, ये भी जनता को बताइए ना सर। जब सरकार एक अच्छी नियत के साथ तमाम प्रकार की चुनौतियों से लड़ रही है, अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा रही है, पूंजीगत व्यय आज के इतिहास में 70 साल देश के आजादी के बाद 5.5 लाख, यही तो समस्या है कि नियत सरकार की केवल और केवल पूंजीवादी की स्थापना है। सुरेंद्र जी बिना डिस्टरबेंस के बहुत मजा आ रहा है। 5.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय 70 साल के इतिहास में कभी हुआ क्या? आप बताओ कौन कर रहा है इसको? मोदी सरकार कर रही है। और कब कर रही है? जब -7.7% GDP है, तब हम 5.5 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय कर रहे हैं। तो आप हमारी नीति भी समझ लीजिए सर, नियत भी समझ लीजिए। आप विपक्ष में आलोचना आप करेंगे, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज भी दीजिए, साथ मिलकर चलते हैं सर, देश को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल चिमनारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। धनवेंद्र जी, ये जो बजट आया है कोरोना के बाद था, तो माना जा रहा था सरकारों के लिए भी बड़ी चुनौती है और सभी की निगाहें भी थी। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीदें शायद किसी ने नहीं लगा रखी थी, क्योंकि हमने बजट से पहले जब बात की लोगों से, तो लोगों को उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है, किस तरीके से इस बजट को देखा जाए? क्या ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि कोई नया कर नहीं लगाया गया? वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि किसानों के लिए बहुत कुछ खास देखने को नहीं मिला, इसमें रोजगार को लेकर कुछ नहीं मिला, और पेट्रोल डीजल का जिक्र तो आ ही रहा है कि सेस उसमें लगा दिया गया। 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। देखिए, हमेशा जब राजनीतिक बहस होती है तो ये कहा जाता है कि ये गरीब के कल्याण का बजट है, दूसरी तरफ कहा जाता है ये कारपोरेट के भलाई के लिए बजट है। लेकिन जो हिस्सा लगातार छूटता है वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो होता है इनकम टैक्स में छूट, या इनकम टैक्स में जो राहत मिले, उसको लेकर के मिडिल क्लास हमेशा नज़र टिकाए रखता है बजट में क्या आने वाला है। वो इसमें कुछ नहीं हुआ, मिडिल क्लास को इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं। दूसरी बात, खेतीहर जो मजदूर हैं और किसान जो हैं, उनके कल्याण के लिए जो बातचीत होनी चाहिए, उसमें तमाम तरह की बातें तो कही गई, लेकिन किसी नई योजना की बात नहीं हुई, किसी नए कल्याणकारी कार्यक्रम की बात नहीं हुई। मंडियों को इनाम से जोड़ना और मंडियों को बूस्ट करना, उसके लिए राशि, वो अपनी जगह अलग है। लेकिन किसानों को जिस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट देने की मतलब उम्मीद थी, खासतौर पर कोरोना काल के बाद चूंकि ये बजट आया इसलिए, और देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं, वो नहीं दिखाई दिया। तीसरी बात, जो हेल्थ सेक्टर में जो बातें कही गई है वो बहुत सुपरफिशियल दिखती हैं। अमित जी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि हेल्थ सेक्टर को कितना बूस्ट किए जाने की ज़रूरत है, और कोरोना काल में जो व्यवहारिक दिक्कतें आई है उसको दूर करने के लिए आने वाले दिनों में जो हेल्थ सेक्टर को में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन केवल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की संख्या बढ़ाने और कुछ रीजनल सेंटर्स खोलने की बात हुई है, लेकिन ओवरऑल उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कोई बात नहीं हुई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बजट में दिखाई देनी चाहिए थी, वो बजट में नहीं दिखाई दी। दूसरी बात, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि चूँकि कोरोना इफेक्ट की वजह से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को डेंट लगा है, पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को उसका प्रभाव पड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश पर भी पड़ा है। लेकिन हमारे देश की ताकत यह है कि हम जितने तेज़ी से नीचे जाते हैं उतनी तेज़ी से हम ऊपर उठने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमको इसमें सपोर्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हमारा जो है वो दूसरे देशों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से ऊपर उठता है, लेकिन इसका फायदा जिस तरीके से मिलते हुए दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ तक डीजल और पेट्रोल में उपकर सेस जो लगाए जाने की बात है, वो भी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसको केंद्र सरकार कस्टम ड्यूटी से कम करके उसको समायोजित करेगी, या जो अभी एग्जिस्टिंग रेट हैं उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो वो जब स्पष्ट होगा तब उसके इफेक्ट के बारे में बात करना ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। अमित जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, समय कम मेरे पास। रोजगार को लेकर बहुत बात कही गई थी, लाखों लोगों की रोजगार गए हैं कोरोना काल में। इस बार इस बजट से क्या उम्मीद है, क्या लगाई जाए, बेरोजगार लोग क्या लगाए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जब जब काम होता है दो चीजें जरूर होती हैं, एक तो निवेश बढ़ता है और जिन चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लागत लगती है उन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ जाता है और उसके साथ रोजगार भी बढ़ता है। निश्चित तौर पर इसी पे फोकस ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने काम होते चले जाएंगे रोजगार बढ़ेगा। और बस 10 सेकंड और लूंगा, अभी हमारा जो आकलन है, हमारे पास पर्सनल इनकम टैक्स 6 लाख करोड़ रुपए,
कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 6.5 लाख करोड़ रुपए और जीएसटी लगभग 13 लाख करोड़ रुपए आना अनुमानित है। 24 लाख करोड़ का हमारे पास रेवेन्यू है और हमारा खर्चा है 34 लाख करोड़ रुपए। 10 लाख करोड़ रुपए का हमारा अभी भी फिस्कल डेफिसिट है। तो ऐसी स्थिति में अगर टैक्स की राहत और हम देने का प्रयास भी करेंगे तो इनडायरेक्टली उसका बोझ फिर से जनता पे ही जाएगा और आगे चल के फिर कोई टैक्स लगाना पड़ेगा। इसीलिए जनता को अभी कोई बोझ नहीं दिया गया है। विपरीत परिस्थितियों में भी आज स्टेबल रख करके आने वाले समय में उनके लिए नए अवसर आ सके, ऐसा प्रयास हमारी सरकार कर रही है। सुरेंद्र जी से भी एक छोटी टिप्पणी में लेता हूं। सुरेंद्र जी, रोजगार और महंगाई, क्या इस पे ये बजट कंट्रोल कर पाएगा? ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के हाथ से निकल चुका है, दोनों इनके कंट्रोल में नहीं है। बेरोजगारी का जो दर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ये निवेश की बात करते हैं, देखिए हमको धरातल में रहकर सोचना चाहिए, जुमलेबाजी से देश नहीं चलता। निश्चित रूप से ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग का जो मामला है उसमें भारत जो है 63वें स्थान पर खड़ा है। तो ये 120 पे था पहले। बात करते हैं, हमको व्यवहारिक होना पड़ेगा। 120 पे था। लोगों की नौकरियां जा रही है, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात करने वाले 7 साल में 18 करोड़ लोगों की लगी लगाई नौकरियां छीन ली गई है। तो कैसे जनरेट होगा, इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। केवल चंद पूंजीपतियों को उपकृत करके देश नहीं चलाया जा सकता। बिजनेस में जब आपकी सरकार थी तो 120 नंबर पे था भारत, अब 60 पे है। बिल्कुल। आज मेरे पास समय इतना ही है। आप दोनों विद्वानों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज मेरे पास समय इतना है, मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी चर्चा थी और सबसे खास बात है कि क्या कुछ मिला क्या नहीं मिला, ये आम आदमी को भी एक आसान शब्दों में समझने को मिला। निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि जो हमारी कोशिश थी आम आदमी समझ जाए, खासकर छत्तीसगढ़ का, कि उसे क्या कुछ इस बजट में फ़ायदा मिलने वाला है, क्या नहीं मिला है, क्या मिल सकता है और क्या उसे अब आने वाले समय में करना होगा। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।